नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास रत्न की दुनिया में उतर रहे हैं। माणिक, मतलब रूबी। जी हाँ, रूबी। और हमारे पास जो जानकारी है वो भूविज्ञान से भी है, रत्न विज्ञान से भी और इतिहास से भी। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इन सबको मिलाकर समझें कि माणिक आखिर है क्या, मतलब कैसे बनता है, क्या कहानी है इसकी और आज क्या अहमियत है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। हाँ, बताइए। संस्कृत में इसे रत्नराज कहा गया है। अच्छा। रत्नों का राजा। वाह, तो कहानी तो वाकई शाही लगती है इसकी। चलिए शुरू करते हैं फिर इसके बनने से ही। ये जो लाल रंग है इसका, ये आता कहाँ से है? देखिए, माणिक जो है वो असल में कोरेंडम नाम का एक खनिज है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोरेंडम, ठीक है। और इसका जो गहरा लाल रंग है ना, वो आता है क्रोमियम की वजह से। जब कोरेंडम में थोड़ी मात्रा में क्रोमियम मिल जाता है तो वो लाल हो जाता है। अच्छा। और ये बनता है पृथ्वी के काफी अंदर, मतलब जहां बहुत ज्यादा तापमान हो, दबाव हो। खासकर उन चट्टानों में जो गर्मी और दबाव से अपना रूप बदल लेती हैं, जिन्हें हम रूपांतरित या मेटामॉर्फिक कहते हैं। या फिर कभी-कभी आग्नेय चट्टानों में भी। और ये हर जगह तो नहीं मिलता होगा, कुछ खास जगह हैं दुनिया में। मैंने म्यांमार का नाम बहुत सुना है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। म्यांमार की जो मोगोक घाटी है वो तो ऐतिहासिक रूप से सबसे जानी मानी जगह है। मोगो घाटी। जी, वहाँ मार्बल मतलब संगमरमर की चट्टानों में रूबी मिलती है और उनका रंग एक खास तरह का गहरा लाल होता है, जिसे पिजन ब्लड या कबूतर के खून जैसा कहते हैं। पिजन ब्लड, नाम ही कितना वो है, नाटकी ऐसा। हाँ, और ये रंग बहुत कीमती माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोगोक की भूगर्भीय स्थिति ऐसी है कि वहाँ कोरंडम में क्रोमियम बिल्कुल सही मात्रा में मिल जाता है। अच्छा, और म्यांमार के अलावा आजकल कहीं और से भी आ रहा है? हाँ, पिछले कुछ सालों में मोजाम्बिक एक बहुत बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। मोजाम्बिक? अच्छा। जी, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रूबी मिल रहे हैं। और फिर थाईलैंड है, भारत में भी तमिलनाडु, कर्नाटक, इन इलाकों में भी माणिक मिलता है। तो ये देखने में तो खूबसूरत है ही, पर मैंने सुना ये बहुत मजबूत भी होता है, मतलब टिकता बहुत है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी कठोरता मतलब हार्डनेस मोह स्केल पर 9.0 होती है। 9? ये तो बहुत ज्यादा हुई। जी, हीरे के ठीक बाद हीरा 10 पर होता है, ये 9 पर। तो आप सोचिए कितना कठोर है ये। हाँ। और इसी वजह से ये गहनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। टिकाऊ रहता है, रोज पहनने में भी दिक्कत नहीं। और इसमें कुछ और भी खासियतें होती हैं क्या, मतलब दिखने में या रोशनी में? हाँ, दो चीजें काफी दिलचस्प हैं। एक तो है प्रतिदीप्ति, मतलब फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस, वो क्या होता है? जब आप इसे अल्ट्रावायलेट यानी यूवी लाइट में देखेंगे ना, तो ये अक्सर एक चमकीली लाल चमक छोड़ता है, जैसे अंदर से ही रोशन हो रहा हो। अरे वाह। और दूसरी चीज है प्लियोक्रोइज्म। प्लियो? क्या कहा? प्लियोक्रोइज्म, इसका मतलब है कि अगर आप पत्थर को अलग-अलग एंगल से देखें तो आपको रंग में हल्का सा फर्क दिखेगा। कहीं थोड़ा बैंगनीपन लिए लाल, तो कहीं हल्का नारंगीपन लिए हुए लाल। अच्छा, एक ही पत्थर में? जी, इससे पत्थर में गहराई सी आती है। तो ये जो गुण हैं इसके, मतलब कठोरता, रंग, ये चमक, प्लियोक्रोज्म, शायद इसीलिए इतिहास में इसे इतना महत्व दिया गया होगा, वो रत्नराल वाली बात। बिल्कुल, रत्नराज का खिताब मिलना ही बताता है कि ये कितना खास समझा जाता था। प्राचीन काल में तो योद्धा वगैरह इसे पहनते थे, मानते थे कि इससे ताकत मिलती है, हिम्मत बढ़ती है, सुरक्षा होती है। अच्छा, मतलब एक तावीज की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। शायद इसका जो लाल रंग है वो उन्हें खून और जीवन शक्ति की याद दिलाता हो, और कठोरता से अभेद्य होने का एहसास। सही बात है। यहाँ तक कि पहली सदी में रोम के एक विद्वान थे, प्लिनी दी एल्डर, उन्होंने भी इसकी गजब की कठोरता का जिक्र किया है अपनी किताबों में। पहली सदी में, मतलब बहुत पहले से लोग इसके बारे में जानते थे। हाँ। और वो मोगोक घाटी, जिसका जिक्र आपने किया था। हाँ, मोघो घाटी, उसे माणिक की घाटी भी कहते हैं। उसका इतिहास तो माणिक खनन से 16वीं सदी या शायद उससे भी पहले से जुड़ा हुआ है। सदियों तक दुनिया के सबसे बेहतरीन माणिक वहीं से आए। जाहिर है, जब इतनी दुर्लभता है, इतना इतिहास है, तो कीमत भी बहुत होगी इसकी। ये तय कैसे होती है कीमत? हाँ, कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। ये मुख्य तौर पर 4C पर निर्भर करती है। 4C? हाँ। अच्छा, जैसे हीरे में होता है। बिल्कुल वही 4C। कलर यानी रंग, क्लैरिटी यानी स्पष्टता, कट यानी तराशने का ढंग, और कैरेट यानी वजन।
और रंग में वो पिजन ब्लड सबसे महंगा। जी हाँ, वो पिजन ब्लड रंग सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है। क्लैरिटी मतलब पत्थर कितना साफ है, अंदरूनी दाग धब्बे कितने कम है, कट कैसा है, उससे चमक पर असर पड़ता है, और कैरेट तो वजन हो ही गया। कोई हल्का उदाहरण है ऐसी किसी बड़ी कीमत का? हाँ बिल्कुल, अभी 2023 में ही एक रूबी नीलाम हुआ था, एस्ट्रेला डी फ्योरा। एस्ट्रेला डी फ्योरा। जी, ये मोजाम्बिक से मिला था, 55.22 कैरेट का, और ये बिका 34.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। क्या? 34.8 मिलियन डॉलर? ये तो मतलब रिकॉर्ड ही होगा। जी हाँ, ये किसी भी रूबी के लिए नीलामी में मिली अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है, विश्व रिकॉर्ड। कमाल है। और आपने बताया ये मोजाम्बिक से था, तो मोजाम्बिक के आने से बाजार पर कुछ असर पड़ा है क्या? हाँ, काफी असर पड़ा है। मोजाम्बिक से जब अच्छी क्वालिटी के रूबी बड़ी मात्रा में आने लगे तो बाजार में सप्लाई बढ़ी। इससे थोड़ी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। पहले ज्यादातर दारोमदार म्यांमार जैसे पारंपरिक स्रोतों पर था। मोजाम्बिक ने आकर इसे बदला है। इसने स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचाया है, पर हाँ, थोड़े कीमतों पर भी असर डाला है। लेकिन जहां इतनी कीमती चीज जमीन से निकल रही हो, वहां कुछ मुश्किलें भी तो आती होंगी, खनन से जुड़ी हुई, पर्यावरण को लेकर या लोगों को लेकर। आपने बहुत जरूरी बात उठाई। हाँ, चुनौतियां बिल्कुल हैं। माणिक का खनन, खासकर जब अनियंत्रित तरीके से या बड़े पैमाने पर होता है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे क्या होता है? जैसे मिट्टी का कटाव हो सकता है, पानी दूषित हो सकता है अगर रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है तो, जंगल काटे जा सकते हैं। और फिर सामाजिक मुद्दे भी हैं। कुछ इलाकों में जहां नियम कानून सख्त नहीं है, वहां मजदूरों के अधिकारों का हनन, उनके काम करने की असुरक्षित स्थितियां, ये सब चिंता की बातें हो सकती हैं। तो इसका कुछ हल सोचा जा रहा है? हाँ, अब इस पर जोर बढ़ रहा है। लोग अब एथिकल सोर्सिंग यानी नैतिक रूप से प्राप्त किए गए रत्नों की मांग कर रहे हैं। एथिकल सोर्सिंग? जी, और ट्रेसेबिलिटी की भी, मतलब ये पता लगाना कि रत्न कहाँ से आया है, किन हालात में निकाला गया है। अब खरीदार भी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि जो चीज वो खरीद रहे हैं वो सही तरीके से आई है या नहीं। पर आजकल लैब में भी तो बनते हैं माणिक, सिंथेटिक वाले। हाँ, बिल्कुल बनते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। सिंथेटिक रूबी बनाने की कोशिशें और सफलता, ये सब 1800 के दशक के आखिर में ये शुरू हो गया था। अच्छा, इतनी पुरानी बात है ये? जी, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ऑगस्ट वर्न्यूल। उन्होंने एक तरीका इजाद किया था जिसे वर्न्यूल मेथड कहते हैं, जिससे लैब में कोरंडम क्रिस्टल उगाना संभव हुआ। तो ये जो लैब में बनते हैं, ये दिखने में असली जैसे ही होते हैं? हाँ, आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे बनने वाले सिंथेटिक माणिक के भौतिक गुण, जैसे कठोरता, घनत्व और रासायनिक गुण, मतलब वो किससे बना है, वो प्राकृतिक माणिक जैसे ही होते हैं। तो फिर फर्क क्या है? कोई पहचान सकता है इन्हें? फर्क होता है उनके अंदरूनी बनावट में और उनमें मिलने वाले समावेशों में, जिन्हें हम इंक्लूजन कहते हैं। इंक्लूजन मतलब? मतलब पत्थर के अंदर जो बहुत छोटे छोटे प्राकृतिक निशान होते हैं, जैसे दूसरे खनिजों के कण या बनावट की अनियमितताएं, ये प्राकृतिक खूबी में उसके बनने की कहानी बताते हैं। लैब में बने पत्थर ज्यादातर एकदम साफ, परफेक्ट होते हैं। अच्छा। रत्न विशेषज्ञ इन्हीं अंदरूनी निशानों, इंक्लूजन्स को माइक्रोस्कोप से देखकर असली और सिंथेटिक में फर्क बता सकते हैं। तो फिर प्राकृतिक माणिक आज भी इतना कीमती क्यों है, अगर लैब में वैसा ही बन सकता है तो? देखिए, बात सिर्फ दिखने या गुणों की नहीं है। प्राकृतिक माणिक की एक अपनी पहचान है, उसकी एक कहानी है जो लाखों साल पुरानी है। उसके अंदर के वो छोटे छोटे निशान, वो उसकी यात्रा का सबूत है। और फिर बात दुर्लभता की है। बेहतरीन क्वालिटी का प्राकृतिक माणिक आज भी बहुत दुर्लभ है, और उसका जो हजारों साल का इतिहास, संस्कृति से जुड़ाव है, वो उसे एक अलग ही भावनात्मक और सांस्कृतिक मूल्य देता है। लैब में बना पत्थर वो कहानी नहीं कह सकता। सही कहा। तो मतलब माणिक सिर्फ एक लाल पत्थर नहीं है, ये तो अपने आप में पृथ्वी के अंदर का एक चमत्कार है, इतिहास का गवाह है और अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी। बिल्कुल, ये जमीन की गहराइयों से निकलकर इंसानी तहजीब का एक अहम हिस्सा बन गया। और ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे एक खनिज जो प्रकृति ने बनाया, वो इंसानों के लिए इतना सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। हाँ, क्या ये सिर्फ उसकी सुंदरता है, या उसकी दुर्लभता, या फिर उसका इतिहास और उससे जुड़ी कहानियां? शायद इन सब का मिश्रण ही है जो उसे इतना खास बनाता है।
ये सवाल हमें प्रकृति और इंसान की इच्छाओं के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है।